हेलो एंड वेलकम्स टू इंजीनियर्स डीएनए। आज अपनी इस वीडियो में बात करेंगे राजस्थान जेई 2020। इस वीडियो को बनाने से पहले मैंने राजस्थान में प्रीवियस ईयर्स में जितने भी जेई के एग्जाम्स हुए उन सभी का कंप्लीट एनालिसिस किया है, सारे पेपर्स को सोल्व किया है और उसके बाद में ये चेक किया कि क्या चीज़ें कॉमन है जो इस बार भी है और पहले भी थी, और क्या चीज़ें ऐसी है जो मेन डिफरेंस क्रिएट करती है पहले वाले एग्जाम के पैटर्न में और इस बार वाले एग्जाम के पैटर्न में। और उसके बाद में मैंने कुछ कंक्लूजन निकाले हैं जो मैं आपके सामने रखूंगा। तो आपके इस एग्जाम को लेके अभी तक जितने भी डाउट्स है वो सारे एक एक करके इस वीडियो के एंड तक क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपन राजस्थान जेई 2020 के कुछ बेसिक चीज़ों के बारे में बात कर लेते हैं। लगभग मैं मान के चल रहा हूँ वो सबको पता होगी, फिर भी अगर किसी को नहीं पता है तो मैं कुछ इन्फॉर्मेशन आपको शेयर कर देता हूँ। इस बार राजस्थान जेई का जो एग्ज़ाम है वो 3 ब्रांच के लिए हो रहा है, इलेक्ट्रिकल, सिविल और मैकेनिकल के लिए। एग्जाम डेट्स सभी की आ चुकी है, टीएसपी, नॉन टीएसपी, डिग्री, डिप्लोमा, सबके एग्जाम अलग अलग है। दिसंबर से एग्जाम शेड्यूल है और जो नोटिस आया था वो आप इसकी साइट पे जाके देख सकते हैं, नहीं तो मैं डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे दूंगा, पीडीएफ दे दूंगा, उसमें आप जाके देख लेना। तो उसके बारे में अपन ज़्यादा बात नहीं करेंगे। अब थोड़ी सी बात करते हैं वैकेंसी के बारे में। इस बार जो टोटल वैकेंसी है 1054 है, जिसमें सिविल की सबसे ज़्यादा है 1008 है, इलेक्ट्रिकल की 40 और मैकेनिकल की 06 है। ये पूरा वीडियो ना सिविल के लिए है, तो मैं सिविल की थोड़ी सी और बात करता हूँ। डिग्री की वैकेंसी 550 है, डिप्लोमा की 458 है। इसमें टीएसपी, नॉन टीएसपी, अलग अलग कैटेगरी सारी इंक्लूड है। अगर आपको सबका अलग अलग से देखना है तो आप, मैं लिंक दे रहा हूँ डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से जाके देख लेना, नहीं तो साइट पे जो नोटिफिकेशन आया था उसमें जाके देख लेना। चलो ये तो थी कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन जो हो सकता है आपको नहीं भी पता, हो सकता है आपको पता भी हो। अब अपन बात करते हैं अपने वीडियो के मेन टॉपिक पे। अपने वीडियो का मेन टॉपिक है कि अपन पुराने जितने भी पेपर्स हैं, पुराने जितने भी एग्जाम्स हुए राजस्थान में जेई, उनका कंप्लीट एनालिसिस करेंगे और उसके बाद में एक टारगेट सेट करने के अपन को कैसे एग्जाम की तैयारी करनी चाहिए। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं कि इस बार एग्जाम कौन करवा रहा है। इस बार एग्जाम करवा रहा है RSMSSB। क्या इसने पहले भी एग्जाम करवाया है? इसने पहले भी एक बार एग्जाम करवाया, वो करवाया 2016 के अंदर। WRD डिपार्टमेंट के लिए इसने एग्जाम करवाया था, सिविल और मैकेनिकल दोनों ब्रांच के लिए करवाया था, टीएसपी, नॉन टीएसपी, डिग्री, डिप्लोमा सबके लिए करवाया था। इससे पहले इस डिपार्टमेंट ने कभी एग्जाम नहीं करवाए। इससे पहले सब अपने अपने इंडिविजुअल एग्जाम करवाते थे, डिपार्टमेंट एग्जाम करवाते थे। 2012 में जो है MNIT ने करवाया था, उसके बाद 2013 में WRD ने अपना एग्जाम करवाया था और 2015 में PHD ने अपना एग्जाम करवाया था। अब देखो, थोड़ी सी बात अपन डिपार्टमेंट के बारे में करेंगे, उस पर्टिकुलर कमीशन के बारे में करेंगे जो एग्जाम करवा रहा है, ये क्यों ज़रूरी है। यहाँ से आपका एक डाउट क्लियर हो जाएगा। जब भी आप किसी एग्जाम की तैयारी करते हो सबसे पहला स्टेप क्या होता है, आप उसका सिलेबस देखते हैं, उसके पुराने पेपर्स को देखते हैं। पुराने पेपर को सोल्व करने के बाद में आप क्या डिसाइड करते हैं कि पेपर का लेवल क्या था और किस सब्जेक्ट का कितना वेटेज था। दो चीज़ें वहाँ से डिसाइड होती है। अब देखो, एक चीज़ आप हमेशा नोटिस करना, आपने जितने भी एग्जाम अभी तक दिए होंगे ना, उनमें एक चीज़ बहुत ही कॉमन होगी। वो क्या होगी, जो डिपार्टमेंट एग्जाम करवा रहा है ना उसके पेपर का लेवल लगभग सेम होता है, सब्जेक्ट का वेटेज भी लगभग सेम होता है। चाहे पेपर कितने साल पहले हो रहा है, बाद हो रहा है, वो डिपेंड नहीं करता, डिपेंड करता है कौन सा डिपार्टमेंट एग्जाम करवा रहा है। अब आप एसएससी की बात मत करना, एसएससी की पिछले 3 साल के छोड़ो, उससे पहले का लेवल देखो सेम था और अब 3 साल का भी लेवल सेम है, क्योंकि इस अब जो ऑनलाइन कर दिया तो थोड़ा सा पैटर्न को चेंज कर दिया। अब मैं आपको एक दो एग्जाम्पल देके बताता हूँ कि ये कैसे होता है। आप देखो RPSC का एग्जाम सबसे बढ़िया एग्जाम्पल आपके पास है। 2013 में एग्जाम हुआ था और उसके बाद में 2018 में नोटिफिकेशन निकला, 2019 में प्रीलिम्स हुआ था और मेंस हुआ था। 2013 के एग्ज़ाम के बाद में जब 2019 में लोगों ने तैयारी करना स्टार्ट किया था, तब कोचिंग वालों ने उनको क्या बोला कि 2013 की बात कुछ अलग थी, अब कंपटीशन बढ़ गया है, लंबे टाइम के बाद में एग्ज़ाम हो रहा है, तो इस बार पेपर का लेवल चेंज होगा, पैटर्न भी थोड़ा चेंज होगा, क्वेश्चंस अलग टाइप के आएंगे। ऐसा उन्होंने क्यों बोला, यहाँ सोचने की बात है। उन्होंने ऐसा इसलिए बोला कि जब बच्चे पेपर देखेंगे पता चलेगा एकदम ईजी पेपर है RPSC का प्रीलिम्स का, तो बच्चे कोचिंग नहीं जाएंगे, सिंपल बात है। लेकिन वो थोड़ा सा डरा देंगे, एक लॉजिकल डाउट क्रिएट कर देंगे, तो बच्चे वहाँ पहुँच जाएंगे। लेकिन आपको चीज़ तभी समझ में आ जानी चाहिए थी जब सिलेबस आया था। RPSC 2013 का सिलेबस और 2018 वाला जो नोटिफिकेशन आया था, दोनों में बिल्कुल कॉपी पेस्ट था, एक वर्ड भी आगे पीछे नहीं था, जो उसमें लिखा था वही उसमें लिखा था। तो वहाँ से आपको समझ में आना चाहिए था कि पैटर्न भी वही आएगा, पेपर भी वैसा आएगा। लेकिन चलो फिर भी आपने कैसे भी तैयारी करी, लेकिन जब पेपर आया तब आपने देखा बिल्कुल सेम लेवल, सब लोगों को लगा एकदम इजी पेपर है जैसे 2013 का था।
यार ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा बहुत इजीली हो सकता है, क्योंकि आपको डिपार्टमेंट के अंदर जो प्रोसेस चलती है ना पेपर कराने के लिए, उसको थोड़ा समझना पड़ेगा। डिटेल में बात नहीं करेंगे, थोड़ा सा बात करेंगे ताकि आपको ये डाउट क्लियर हो जाए। देखो, जब भी कोई डिपार्टमेंट या जब भी कोई कमीशन एग्ज़ाम करवाती है, तो उसके पास में एक पूरी टीम होती है, वो मीटिंग करती है एक्सपर्ट्स की, और वो पहले तो पुराने पैटर्न को देखती है, जो भी एग्ज़ाम हुए अलग अलग हुए, चाहे किसी और डिपार्टमेंट ने कराए, और उसके बाद में उनमें से जो जो कमियाँ हैं उनको निकालती है, और जो चीज़ें उनको अच्छी लगती है वो डाल देती है, और जो एक्स्ट्रा डालना होता है वो भी डाल देती है, और एक गाइडलाइन डिसाइड करती है कि ये कमीशन इस लेवल के एग्ज़ाम के लिए कैसा पेपर बनाएगी, क्या लेवल का, कितने क्वेश्चन होंगे और कितने मार्क्स के होंगे, कितने घंटे का पेपर होगा, ऑनलाइन होगा, ऑफलाइन होगा, सारी चीज़ें एकदम डिसाइड होती है। उसके बाद में जो पेपर सेट करने वाली टीम होती है उसको वो चीज़ें दे दी जाती है, फिर वो उनको देख के पेपर बनाती है। ये तो हुई पहली बार की बात। अब नेक्स्ट टाइम चाहे कितने भी साल बाद एग्जाम हो, फ्यूचर में कैसे एक पेपर सेट होता है? सबसे पहले क्या होता है ना कि जो भी पेपर सेट करने वाली टीम होती है उसको सिलेबस दिया जाता है, उसके बाद प्रीवियस ईयर्स में जितने पेपर हो वो दिए जाते हैं, और उसके बाद में उसको गाइडलाइन दी जाती है। अब पेपर सेट करने जो बैठेगा वो उन तीनों चीज़ों को देखेगा, उसको बाकी एग्जाम से क्या लेना ना था, ईएस में क्या आता है, गेट में क्या आता है, उसको क्या लेना देना, उसको जो दी है उसके हिसाब से पेपर बनाएगा। तो जब आपके पास कोई चीज़ दी गई है और आपको वैसी चीज़ बनानी है, तो वो वैसी सेट होकर अगली बार भी आएगी। बस इसी वजह से ना मैं इसकी बात कर रहा हूँ, क्योंकि अपन 2016 वाले जितने पेपर्स हैं ना उनको कंप्लीट एनालाइज करेंगे और एकदम एक पिक्चर बना लेंगे अपने दिमाग में कि इस लेवल के क्वेश्चंस आते हैं, यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं, और इतने न्यूमेरिकल आते हैं, और इस सब्जेक्ट का इतना वेटेज है, ताकि अपना काम आसान हो जाए। क्योंकि जो सिलेबस लिखा होगा ना उसमें सिर्फ वर्ड्स लिखे गए, अगर आप उन वर्ड्स को जाके बुक्स में उठा लोगे ना तो आपको पूरे के पूरे चैप्टर मिलेंगे। अब देखो, पढ़ने के लिए पूरा चैप्टर आपके सामने है, लेकिन बात यह है कि आपको वो पूरा नहीं पढ़ना। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है कि आपको कितना पढ़ना है, यार ये तो सिलेबस में दिया हुआ है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप कितना छोड़ सकते हैं। आप सिलेबस को जितना ज़्यादा कम कर लेंगे ना आपके लिए उतना ही फ़ायदा है, क्योंकि जब रिवाइज करोगे तब भी आपको उतना ही रिवाइज करना पड़ेगा। तो आपका जो लोग रिवीजन 3 बार करें ना, आप वहाँ 5 बार रिवीजन कर लोगे। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर आपके पास कम मटेरियल होगा और एकदम सटीक मटेरियल होगा ना, तो आपका रिवीजन जल्दी होने की वजह से एग्जाम के कुछ दिन पहले ना आप पे डिप्रेस नहीं आएगा, क्योंकि आप 2 घंटे में सॉइल मैकेनिक्स रिवाइज कर रहे होंगे और कुछ लोग 2 दिन में कर रहे होंगे। तो 2 घंटे में रिवाइज करने के बाद में चाहे भले 4 ही घंटे आप पढ़ रहे हो, लेकिन आपके दिमाग में रहेगा कि मैंने कर लिया एक सब्जेक्ट। जो 2 दिन में कर रहे हैं ना वो मेहनत भी ज़्यादा कर रहे हैं, मटेरियल भी ज़्यादा है, लेकिन एक डिप्रेशन आ जाता है कि सॉइल मैकेनिक्स अगर 2 दिन में हो रहा है तो सिलेबस कितने में होंगे, और अपनी कैलकुलेशन निकालते हैं और उनको पता चलता है कि मेरा नहीं होगा, कंप्लीट रिवीजन नहीं होगा। अब देखो यार, इसके लिए ना एक ही उपाय है अपने पास कि इन पेपर को 1 बार 2 बार 3 बार सोल्व किया जाए और एकदम फिट कर लिया जाए। जब भी आप टॉपिक उठाओ पिन पॉइंटेड उठाओ, यहाँ से पढ़ना, इतना पढ़ना, बात खत्म। आईएएस गेट की अगर किसी ने तैयारी करी है तो वो चीज़ तो यहाँ काम ही नहीं करेगी, क्योंकि अगर आप उन नोट्स को लेके बार बार पढ़ोगे ना, पहले क्या होता है, इतनी अच्छी थ्योरी होती है, उसके बाद इतने सारे न्यूमेरिकल होते हैं। जब आप तैयारी करना स्टार्ट करते हो, थ्योरी पढ़ते हो, अब न्यूमेरिकल की तरफ एक बार तो ध्यान जाएगा, उसमें आप 30 सेकंड 1 मिनट कितना भी खराब कर रहे हो लेकिन कर रहे हो। तो उन लोगों के कैसे तैयारी करनी है उसके लिए मैं भी जब आपको बताऊंगा कि आपको किस तरीके से तैयारी स्टार्ट करनी है, किस तरीके से नोट्स बनाने हैं, तो वहाँ पे सारी चीज़ें अगले वीडियो में बिल्कुल क्लियर कर दूंगा। अभी तो मैं इसके बारे में बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं कि जब इसके बारे में बात ही कर रहे हैं तो अपने पास पेपर कहाँ से मिलेंगे। देखो, इसके जितने भी पेपर हुए थे ना 2016 में, मैंने सारे अपने ड्राइव का लिंक दिया, वहाँ मिल जाएंगे। कितने पेपर थे? टीएसपी के 2 पेपर थे, एक डिग्री के लिए और डिप्लोमा के लिए सिविल के लिए। ऐसे ही 2 नॉन टीएसपी के थे और 2 थे मैकेनिकल के। मैकेनिकल के मुझे सिर्फ नॉन टीएसपी के पेपर मिले, टीएसपी के नहीं मिले। मेरे हिसाब से एग्जाम नहीं हुआ था। अगर आपको मिलते हैं तो मुझे बता देना, ठीक है। लिंक जो भी है कमेंट कर देना कि ये यहाँ पे पेपर है, ताकि मैं अगले वीडियो में आपको शेयर कर दूंगा। अब देखो, मैं मैकेनिकल की को बात कर रहा हूँ, बात तो मैं सिविल की कर रहा हूँ, और मैं बोल रहा हूँ मैकेनिकल के 2 पेपर। देखो, इसमें क्या है ना, 80 क्वेश्चन टेक्निकल थे और 40 थे नॉन टेक, और मैकेनिकल में भी ऐसा ही पैटर्न था। तो राजस्थान जीके के जो 40 क्वेश्चन थे ना, वो दोनों में कॉमन है, जो सिलेबस है वो भी कॉमन है। तो अपने को क्या करना, ज़्यादा से ज़्यादा पेपर लेने हैं ताकि अपनी पिक्चर और ज़्यादा क्लियर हो जाए। इसलिए अपन मैकेनिकल के 2 पेपर का सिर्फ राजस्थान जीके का एनालिसिस करेंगे, और 4 इसके, तो अपने राजस्थान जीके के 6 पेपर हो जाएंगे और टेक्निकल के अपने पास 4 पेपर हो जाएंगे। चलो, इसका तो किस्सा खत्म हुआ। एनालिसिस अपने अगले वीडियो में करेंगे, इस वीडियो में नहीं कर सकते सारी बात, क्योंकि वीडियो जो है लंबा हो जाएगा।
अब बात करते हैं कि यार ये क्यों लिखा मैंने। देखो सिंपल सी बात है कि पहले इन्होंने अपने अपने एग्जाम करवाए, यहाँ MNIT करवा रहा था और इन्होंने दोनों ने अपने अपने एग्जाम करवाए। उसके बाद क्या किया, WRD ने इनको दे दिया कि आप एग्जाम कराओ आप। अब एक बात सोचो, जब यहाँ पे एक्सपर्ट की टीम बैठी हुई तो क्या उन्होंने इन तीनों का जो पैटर्न था उसको देखा नहीं होगा क्या? जरूर देखा होगा। और फिर जो कमियां लगी ना वही वहाँ पे इंप्रूव हुई है। तो अपन इनमें क्या करेंगे ना, जो चीज़ें वहाँ पे और इन तीनों में कॉमन है ना उनको देखेंगे ताकि अपने पास और ज़्यादा पेपर आ जाए, और जो चीज़ें अलग थी उनको छोड़ देंगे। जैसे मैं थोड़ा थोड़ा एक एक के बारे में बात करता हूँ। 2012 में पेपर हुआ था PWD के लिए, MNIT ने करवा था। ये टोटल वैकेंसी लिखी है, इनको देख लेना। इनसे कोई लेना देना वैसे तो है नहीं क्योंकि सबसे ज़्यादा वैकेंसी इस बार ही है। लेकिन एक चीज़ जो आपको भी पता है कि ये 2020 है, वो 2016 था, तो कंपटीशन बढ़ा है, वैकेंसी बढ़ी है। तो ये सारी चीज़ों के बारे में बात करने का कोई लॉजिक नहीं बनता। मैंने लिख दिया, आप देख लेना बस। देखो अब बात करते हैं एग्जाम पैटर्न। यहाँ पे जब MNIT ने पेपर कराया था 80 टेक्निकल के थे, जो कि इस बार भी है बिल्कुल सेम टू सेम। 40 नॉन टेक थे। ये जो नॉन टेक था ना, इसमें राजस्थान जीके था, कंप्यूटर था, साइंस भी थी, करंट अफेयर्स, सब कुछ इसमें डाल रखा था इन्होंने, मैथ भी थी। तो इन 40 के बारे में आपको कोई पढ़ने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये आपके काम की ही नहीं है। फिर यहाँ देखो 80-20 था तो आप ये 80 देख सकते हो, यहाँ पे 60-40 था तो आप यहाँ पे 60 देख सकते हो। और 2016 में तो 80-40 का रेशियो था, सिर्फ राजस्थान जीके था, कुछ भी नहीं था और बाकी सारी चीज़ें नहीं थी, और टेक्निकल में 80 के थे। और यही बिल्कुल कॉपी पेस्ट किया 2020 में। 120 क्वेश्चन है, 80 टेक्निकल, 40 राजस्थान जीके, 120 मार्क्स का पेपर होगा, हर क्वेश्चन 1 नंबर का होगा और 120 मिनट का। ये और ये बिल्कुल कॉपी पेस्ट है। आप एक काम करना, 2016 का सिलेबस देखना और उसके बाद 2020 का देखना। चेंज बताता हूँ क्या उसमें, ऊपर ही ऊपर जो डेट लिखी हुई ना वो चेंज है, उसके बाद एक वर्ड भी ना आगे पीछे नहीं है। मैंने दोनों के ना PDF आपको दे दिए, आप जाना देखना मिलाना। तो यहाँ से एक चीज़ क्लियर होनी चाहिए कि इसमें ना एक ही बार मीटिंग हुई होगी और वहाँ पे जो डिसाइड होगी ना उसी को कॉपी पेस्ट कर दे, तो पेपर का लेवल ही वही आने वाला है। ये चीज़ बार बार मैं इसलिए बोल रहा हूँ ना कि यार एकदम क्लियर कर लो। आपको IAS गेट के क्वेश्चन लगाने की कोई जरूरी नहीं है। अगर आप गेट के तो लगाओ मत, ES के आप लगाना चाहते हो तो जो सिंगल लाइन वाले क्वेश्चन है ना वो लगा लो, 1 2 3 वाले जो है वो मत लगाओ। सिंपल है, क्योंकि आप लोग क्या करोगे, अपना टाइम वेस्ट करोगे अगर आपको लेवल पता नहीं होगा। इसलिए मैं बार बार इसको रिपीट कर रहा हूँ, ठीक है। अब अपन बात करते हैं कि जब ये डिपार्टमेंट एग्ज़ाम करवाता है तो इसके अंदर कट ऑफ का क्या सिस्टम रहता है। क्योंकि आपने देखा होगा ऑनलाइन एग्जाम होता है, चाहे रेलवे का देख लो चाहे तो आप SSC देख लो, वहाँ नॉर्मलाइजेशन होता है, क्वेश्चन का करेक्शन भी होता है। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं होता, यहाँ तो कुछ अजीब ही सीन होता है। और वो देखो क्या है, वो बहुत इंटरेस्टिंग है। पेपर हुआ 120 क्वेश्चन थे, 120 नंबर के। सबसे पहले एक कट ऑफ आएगी आपके पास, सॉरी सबसे पहले आपके पास एक आंसर की आएगी। उस आंसर की में सारे आंसर दिए होंगे, फिर आपसे ऑब्जेक्शन मांगेंगे, आप ऑब्जेक्शन दोगे, जितने क्वेश्चन डिलीट होंगे उन पे ऑब्जेक्शन, सॉरी जितने क्वेश्चन आपको लगेगा कि ये करेक्ट होने चाहिए आप उनको यहाँ पे ऑब्जेक्शन डाल दोगे। ये लोग क्या करेंगे ना, उनको देखेंगे और जिन जिन क्वेश्चन पे ज़्यादा ऑब्जेक्शन आए ना उनको करेक्ट नहीं करेंगे, उनको डिलीट कर देंगे। ऐसा इसलिए करेंगे क्योंकि ये करेक्ट करके फिर आंसर की देंगे। फिर आप क्या करोगे, उस क्वेश्चन को चैलेंज करने कोर्ट में पहुंच जाओगे। जब कोर्ट में पहुंच जाओगे ऐसे ऐसे करते चलता रहेगा, एग्जाम अटक जाएगी। इसलिए ये ऐसा लफड़ा पालते नहीं है, ये डिलीट कर देते भाई सीधा। और इसका आप एग्जाम्पल देख लो, 2016 में जो पेपर हुआ था ना नॉन TSP सिविल का जो पेपर था, उसमें डिग्री में 9 क्वेश्चन डिलीट हुए, डिप्लोमा में 10 क्वेश्चन। यार इतने क्वेश्चन कोई डिलीट होते क्या? इसका मतलब ये लोग तो करेक्ट करते ही नहीं है। तो जब पेपर आए ना और आपको लगे कि यार इसमें 2 ऑप्शन हो सकते हैं या इसमें डेटा ठीक नहीं है, टेंशन तो लेना ही मत, क्वेश्चन डिलीट हो जाएगा, आपका कोई नुकसान होने वाला नहीं है। ये चीज़ें तो थी कॉमन सी, हो सकता है आप में से आधों को पता भी हो। एक चीज़ है ना जो मेजर डिफरेंस क्या था, उसको मैंने वहाँ लिखा कोने में, और उसको इतना हाईलाइट इसलिए किया है क्योंकि 2016 में ना बच्चों के साथ में बहुत बुरा हुआ था। जिस भी एक बच्चे ने सीरियस तैयारी करी थी ना उसका दिमाग ख़राब हो गया था पहले ही 5 मिनट में। और वो दिमाग क्यों ख़राब हो गया था वो सुनो तुम, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना। आप जब भी पेपर देते हो क्या देखते हो, सबसे पहले इंस्ट्रक्शन, वहाँ पे सारी चीज़ लिखी होती है और नेगेटिव मार्किंग के बारे में भी लिखा होता है। अगर नेगेटिव मार्किंग होती है तो वो मेंशन होती है कि कितनी है, अगर नहीं होती तो वो भी लिखी होती है। शायद ही कोई ऐसा एग्ज़ाम देखा होगा जिसमें कुछ नहीं लिखा होता कि है कि नहीं है।
लेकिन यहाँ ऐसा ही था। यहाँ बच्चों ने पेपर देखा, इंस्ट्रक्शन पढ़े, कुछ नहीं लिखा नेगेटिव है कि नहीं है। अब बच्चे कंफ्यूज कि करे तो क्या करें। अब जिन लोगों ने तैयारी करी होगी तो सिंपल सी बात है, तैयारी स्टार्ट करी होगी ना तब भी इन 3 पेपर को देख लिया होगा, और इन तीनों पेपर के पहले पेज पे इंस्ट्रक्शन में लिखा हुआ था नेगेटिव मार्किंग है 1/3, और नोटिफिकेशन में भी ये चीज़ लिखी हुई थी। अब वहाँ पे बैठ के बच्चा क्या सोचता है कि यार पहले तो थी और इस बार कुछ लिखा नहीं है, हो सकता है नोटिफिकेशन में लिखा हो और इस बार हो सकती है। जो पढ़ाई करेगा वो तो सोचेगा, सिंपल बात है। तो कुछ लोगों ने ऐसा सोचा कि शायद नोटिफिकेशन में है और उन्होंने क्वेश्चन छोड़ दिए और उन्होंने अच्छी खासी तैयारी भी करी थी। तो पहला नुकसान तो हुआ वो। दूसरा नुकसान क्या हुआ, जिसने क्वेश्चन छोड़े नहीं भले, लेकिन उसके दिमाग में जब भी वो क्वेश्चन पे जाता तो वो चीज़ हिट करती, बार बार हिट करती कि यार इस क्वेश्चन को मैं करूँ कि नहीं करूँ, क्या पता नेगेटिव मार्किंग हो, क्या पता ना भी हो। अब एक बार सोचो, आपका कंसंट्रेशन कितना ब्रेक हुआ, आपका टाइम कितना ख़राब हुआ, और आपका दिमाग एकदम ख़राब हो गया, डिप्रेशन में आ रहे हैं आप, धीरे धीरे प्रेशर आपके ऊपर आ रहा है, सिर्फ इसलिए क्योंकि इन लोगों ने कुछ बताया नहीं। अब एक लॉजिकल बात सोचो, लेकिन वो बात वहाँ नहीं आती क्योंकि वहाँ प्रेशर होता है बहुत ज़्यादा। यार ये लोगों ने अपने अपने एग्जाम करवाए थे, ये डिपार्टमेंट ही अलग है, इसका पैटर्न भी अलग है, सारी चीज़ें अलग है, तो क्या नेगेटिव मार्किंग भी नहीं हट सकती क्या? नहीं लिखा तो नहीं है, लेकिन वो चीज़ वहाँ दिमाग में नहीं है। अब यहाँ नेगेटिव मार्किंग लास्ट में जब कट ऑफ आई थी तब हुई कि नहीं हुई, वो मेन चीज़ है। यहाँ पे किसी भी तरीके की कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं थी, ना तो नोटिफिकेशन में कुछ लिखा था, ना ही कुछ पेपर में लिखा था। अब एक चीज़ अभी से अपने दिमाग में क्लियर कर लेना, किसी से पूछने की जरूरत नहीं है, और कोई बताता है तो उसकी भी मानने की जरूरत नहीं है। मैं आपको प्रूफ दे रहा हूँ, सारे डेटा दे रहा हूँ, सारे पेपर दे रहा हूँ, आप आराम से जाके इंस्ट्रक्शन पढ़ो, नोटिफिकेशन भी दे रहा हूँ, वहाँ पे भी जाके देखो। जो यहाँ पैटर्न था बिल्कुल कॉपी पेस्ट हुआ 2020 वाले में, नोटिफिकेशन में कुछ भी नहीं लिखा नेगेटिव मार्किंग के बारे में। अब आपको सिर्फ एक छोटा सा काम करना, पेपर के इंस्ट्रक्शन पढ़ना, अगर वहाँ कुछ नहीं लिखा, नेगेटिव मार्किंग नहीं है, पूरे 120 क्वेश्चन करना बिना सोचे समझे मस्ती से, कोई टेंशन नहीं लेना। अगर कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा तो छोड़ना नहीं उसको। ये चीज़ बिल्कुल क्लियर कर लेना, क्योंकि ये चीज़ आपका बहुत बड़ा नुकसान करा सकती है, पूरी मेहनत पे पानी फेर सकते हैं ये वाली चीज़, पेनल्टी, इसलिए मैंने उसको वहाँ लिखा है। अब थोड़ी सी बात करें कट ऑफ के बारे में, क्योंकि यहाँ ना एक डाउट क्लियर होएगा जो कुछ लोगों के दिमाग में चल रहा है, जो अभी नई नई तैयारी स्टार्ट करी हुई उनके बारे में चल रहा होगा ज़्यादा, तो जिनको एक्सपीरियंस है उनका तो क्लियर हो गया पहले ही। देखो डिग्री की जो पहली लिस्ट आई थी ना, मैं पहली लिस्ट के बारे में बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि एक और चीज़ यहाँ पे इंटरेस्टिंग है। इन लोगों ने क्या किया था ना, पहले जितने कैंडिडेट सीटें थी उतने कैंडिडेट की लिस्ट निकाली थी और फिर उनको ज्वाइनिंग भी दे दी थी। लेकिन लगभग 8 से 10 महीने बाद में एक और लिस्ट आई थी, उसमें कुछ 40-45 स्टूडेंट का नाम आया था, और उसमें उन्होंने 1.5 टाइम्स स्टूडेंट बुलाए थे। पहले 1 गुना बुलाए, फिर 1.5 गुना बुलाए, उनका वापस से डीवी करवाया था और जितनी सीटें खाली रह गई थी उनको भरा था। तो ये जो कट ऑफ है ना वो पहली लिस्ट की है। दूसरी लिस्ट में पॉइंट्स में कुछ डिफरेंस है, ज़्यादा मेजर डिफरेंस नहीं था, इसलिए मैंने नहीं लिखा यहाँ पे। ये नॉन टीएसपी वालों के लिए है और सिविल वालों के लिए, डिग्री वालों के लिए। देखो जनरल की कट ऑफ थी 74.29, ओबीसी की थी 71.88, एसटी की थी 71.98 और एससी की थी 67.47। कट ऑफ क्यों लिखी है? क्योंकि कट ऑफ के बारे में बात करना तो कोई लॉजिक ही नहीं है, टारगेट सेट ही नहीं कर सकते आप। ना तो ऑफलाइन कोचिंग है, वैकेंसी डबल हो गई, टाइम भी चेंज हो गया, काफ़ी टाइम हो गया उसको, और इसको कंपटीशन टफ है, तो आप टारगेट कैसे सेट कर सकते हो? फिर भी मैं बात कर रहा हूँ, देखना क्यों। यहाँ देखो और यहाँ देखो, एसटी की कट ऑफ ओबीसी से ज़्यादा है। अब जो एसटी के बच्चे ना, अगर उनको लग रहा नहीं उनके पास रिजर्वेशन है, तो वो अपना कचरा दिमाग से निकाल दे भाई। क्योंकि सबसे पहले आप आरपीएससी का देख लो, लास्ट ईयर जो प्रीलिम्स का रिजल्ट आया, एसटी कट ऑफ सबसे ऊपर, उसके बाद ओबीसी, उसके बाद जनरल, और वो लटकते रहे। लास्ट में क्या हुआ कि जनरल के बराबर कट ऑफ लाके छोड़ दी जब वो केस जीत गए। अब ये देखो, ये 2016 में ये कंडीशन हो रही थी, लगभग बराबर आ गई थी। इस बार में मुझे जो लगता है ना पर्सनली कि लगभग जनरल के बराबर ही जाने वाली। तो रिजर्वेशन वाली जो चीज़ है ना, वो तो दिमाग से अभी का भी निकाल दो आप, कि अब आपके पास कोई रिजर्वेशन ना ओबीसी के पास है, ना कोई एसटी के पास। एससी के पास थोड़ा बहुत आप मान सकते हो, लेकिन इन दोनों के पास तो बिल्कुल नहीं है। तो एससी, जो एसटी और ओबीसी वाले बच्चे हैं ना, वो क्लियर कर लेना इस चीज़ को, किसी हवा में मत रहना कि यार मैं तो निकाल लूँगा। ये दिख रहा है आपके सामने, लाइव है बिल्कुल, और आप आरपीएस या ए का देख लेना। अब ये सारी चीज़ें तो मैंने बात कर ली,
ये बिल्कुल बेसिक बेसिक थी जिनके बारे में आपको पता होना ज़्यादा ज़रूरी था, क्योंकि आप इसके बारे में आगे एनालिसिस करोगे। अब देखो, इस वीडियो में मैं तो ज़्यादा बात नहीं करूँगा, 2-3 चीज़ों के बारे में और बात करूँगा, उसके बाद में इस वीडियो को क्लोज कर दूँगा, क्योंकि यार ये वीडियो लंबा हो जाएगा उसके बाद में। तो मैं एनालिसिस के जो वीडियो है ना, आगे पेपर्स के एनालिसिस प्लस जो सिलेबस का कंप्लीट एनालिसिस है राजस्थान जीके और टेक्निकल, उसका एक एक टॉपिक वाइज एक एक जो भी वर्ड वहाँ पे लिखा हो उसके बारे में डिटेल में बात करूँगा कि आपको कितना पढ़ना चाहिए, कहाँ से पढ़ना चाहिए, कौन सी बुक पढ़नी चाहिए, क्या चीज़ नहीं पढ़नी चाहिए, और क्या चीज़ें ऐसी पिन पॉइंटेड है जहाँ से क्वेश्चन 100% आने वाला, वो सारी चीज़ें मैं आगे आने वाली वीडियो में आपको बताऊँगा। तो आपके पास वीडियो तुरंत पहुँच जाए, आपका वीडियो मिस नहीं हो, इसलिए आप जो है चैनल को सब्सक्राइब कर देना अभी। अगर आपको ठीक लगे तो लाइक कर देना, नहीं लगे तो कोई बात नहीं। और अगर आपको लगे कि यार कोई चीज़ रह गई है तो आप कमेंट करके बता देना, कोई चीज़ एक्स्ट्रा चाहिए तो मैं अगले वीडियो में उसको कवर कर लूँगा, वो भी आप कमेंट कर देना। ये सारी चीज़ें आप अपने हिसाब से कर लेना, ठीक है। अपन मेन टॉपिक पे बात करते हैं। देखो, इस बार कुछ चीज़ें अलग है जो 2016 में भी थी हालांकि, लेकिन वो बाकी किसी एग्जाम में नहीं आती। और कोचिंग वाले ना और कुछ लोग है ना उनको डरा रहे हैं कि यार ये चीज़ पता नहीं क्या ही है, और उन्होंने पहली बार देखी है तो ऑब्वियसली वो डरेंगे क्योंकि आपने पढ़ा ही नहीं। सबसे पहले बात करते हैं अपन, उसमें जो पहली चीज़ है ना वो है ऑटोकेड। देखो, ये कहीं नहीं पढ़ा होगा आपने। कुछ लोगों ने बीटेक के साथ में ये की भी होगी ना, तो वो लोग भी भूल गए होंगे, क्योंकि कितने साल पहले करी, किसको कमांड याद रहती है, किसको फुल फॉर्म याद रहती है, और किसके पास उनके नोट्स भी होंगे अभी। और चलो कोई लोग इसमें काम भी कर रहे हो ना, सीरियस काम कर रहा हो, उसको सिविल इंजीनियरिंग नहीं आती, इसलिए उसकी तो टेंशन तुम ले होगा। अब बात करते हैं यार इसके बारे में क्यों डर रहे हो तुम। पूरे सिलेबस में ना सबसे सिंपल चीज़ है ये। फर्क इतना सा आपने नहीं पढ़ी तो आपको अभी पता नहीं है इसके बारे में, मैं बताता हूँ कैसे है। देखो, 2016 में जो पेपर होता ना, हर पेपर में 5 क्वेश्चन आए, चाहे टीएसपी, नॉन टीएसपी, डिग्री, डिप्लोमा, सब में 5 ही क्वेश्चन आए थे, फिक्स आए थे। अब देखो, जो क्वेश्चन आए थे वो क्या थे, यहीं आपको ना आधी पिक्चर क्लियर होने वाली है। 4 क्वेश्चन सिंपल थे कमांड के, 1 क्वेश्चन था फुल फॉर्म का। ऑटोकैड आपको भले बिल्कुल भी नहीं आती होगी, पर अगर आप 30-40 कमांड है, 40 के आसपास कमांड है, उनमें से आपके काम की तो लगभग 25 के आसपास है, 5 और इंक्लूड कर लो जो भी आ सकती है, तो 30 हो जाती है, मैंने लिखी है। यार 30 कमांड अगर आप याद कर लेते हो सिर्फ 2 पेज की है, तो आपके 4 क्वेश्चन ठीक होते हैं। और कमांड कैसी होती है, मैं छोटा सा एग्जांपल देता हूँ आपको। 5-7 कमांड है जो थोड़ी अलग है, और बाकी कमांड में क्या होता है, जैसे आपको पूछेगा लाइन की कमांड क्या था, Ctrl+L, यार लाइन में L है, इसमें भी L है, ऐसे सर्किल की होती है। तो लगभग 20 कमांड तो है ना ऐसी है जिनके नाम में सब कुछ है। 5-7 कमांड ऐसी अलग है, जैसे मान लो आपको ग्रिड ड्रॉ करना है तो उसकी कुछ अलग होगी, ओ स्नैप है उसकी कुछ अलग होगी, जैसे F10, F9, F11 इस तरीके की कमांड होती है, उनको अपन ट्रिक से याद कर लेंगे। तो 2 पेज में 4 क्वेश्चन खत्म। अब भाई एक फुल फॉर्म की पूरी ऑटोकैड में ना 30 से ज़्यादा फुल फॉर्म नहीं है, उनमें से अगर आप 20 याद कर लोगे ना जो मेन है, तब भी मेरे को लगता है उनमें से आ जाएगी, क्योंकि इतनी टफ वो फुल फॉर्म आई नहीं थी और इतना लेवल भी नहीं था, चाहे आप किसी भी पेपर को उठा के देख लें। अब देखो 3 पेज, ज़्यादा से ज़्यादा 4 पेज मान लो, और 5 नंबर। पूरे सिलेबस में कहीं भी ढूंढ के ले आना, अगर आपको 3-4 पेज के अंदर 5 नंबर मिल जाए, और वो भी एकदम फिक्स, कोई लॉजिक ही नहीं लगा ना, बिल्कुल रट्टी रटाई चीज़ है, बस आंसर टिक करो, खत्म बात। तो इसके बारे में ना तुमको बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है। अब एक और जो चीज़ है वो भी थोड़ा सा डिस्कस कर लेंगे, बाकी तो आगे करेंगे, वो है QSV। यार देखो, वैसे तो ये है ना रेलवे में भी आती है और SSC में भी आती है, लेकिन है ना किसी भी कोचिंग में ये चीज़ पढ़ाई नहीं जाती। जेई वाले कोचिंग की जो तैयारी कराते हैं वो थोड़ा बहुत पढ़ाते हैं, लेकिन वो भी इतना अच्छा नहीं पढ़ाते। यार क्यों नहीं पढ़ाते बताता हूँ। इस QSV का कभी भी वेटेज देखना ना बहुत ज़्यादा नहीं होता, किसी भी एग्जाम में थोड़ा बहुत होता है, और यहाँ भी ऐसा ही सीन है। यहाँ पे पिछली बार 2 से 3 क्वेश्चन ही आए थे सारे पेपर में। अब देखो, आपने ये चीज़ कभी नहीं पढ़ी, आप इसकी बुक पढ़ो और उसके बाद में कुछ नोट्स बनाओ। पहली बात तो आपने पढ़ी नहीं, तो हो सकता है आपको समझ में नहीं आई, आपको ज़्यादा मेहनत करनी पड़े। चलो आपने पढ़ भी ली तो कितना टाइम लगाया, और उसके बाद क्वेश्चन कितने, 2 से 3। इसका ना बिल्कुल शॉर्टकट तरीका मैं बताता हूँ आपको। मेरे पास 15 या 17 पेज है, एग्जैक्ट मुझे नंबर याद नहीं है, इतने पेज है। उनमें मैंने ना मेन जो सिलेबस में टॉपिक है ना सारे कवर किए, इन क्वेश्चन को ध्यान में रखते हुए कि ये चीज़ें आई थी तो ये टॉपिक और ये चीज़ें कवर कर लेनी चाहिए। मेरे जो पेज है उनमें तो सारे क्वेश्चन पिछले वाले कवर हो रहे हैं,
और मैं लगभग अनुमान लगा रहा हूँ कि अगर आपके 3 क्वेश्चन आते हैं तो 2 तो उनमें से कवर हो ही जाएंगे 100%, हो सकता है तीसरा भी कवर हो जाए। तो यार आप 15 से 17 पेज पढ़ो, 3 में से 2 क्वेश्चन करके ले जाओ, या फिर आप जो है 15 दिन तक पूरी बुक पढ़ो और इसके बाद नोट्स बनाओ, और जितना पढ़ा उसको बाद में बार बार रिवाइज भी करना है आपको। तो ये कुछ छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनको लेके बहुत सारे लोग डर रहे होंगे भी, कुछ कोचिंग वाले भी आपको डरा रहे होंगे कि ऑनलाइन क्लास ले लो। यार मैं बताऊँ क्या, जिसने पहले तैयारी कर रखी ना तो उसको तो कुछ करने की जरूरत नहीं है, उसको कुछ अलग चीज़ें वो मैं यहाँ पे दे दूंगा। और जिसने बिल्कुल नहीं कर रखी ना उसको मैं ये पूरी सीरीज लेके आ रहा हूँ। ये इसका पहला वीडियो है और लगभग 200 के समथिंग टोटल वीडियो आने वाले, टेक्निकल और नॉन टेक्निकल। सबसे पहले मैं वो क्रिटिकल सब्जेक्ट स्टार्ट करूँगा जो किसी ने नहीं पढ़ाया, ताकि जो लोग पहले तैयारी कर रखे हैं उनका टाइम खराब नहीं हो, उनको बार बार वीडियो नहीं देखना पड़े कि यार आज ऑटोकेड का वीडियो आया कि नहीं आया। तो मैं पहले वो चीज़ें कवर करूँगा और उसके बाद जो कॉमन चीज़ें जैसे सॉइल मैकेनिक्स है, आरसीसी है, वो सारी चीज़ें बाद में करेंगे अपन। तो आप इस वीडियो को अपन यहीं पे क्लोज करते हैं, और आगे आने जो 2-3 वीडियो आएंगे उनमें एनालिसिस होगा, पेपर्स के बारे में पेपर सोल्व करेंगे सारे के सारे, और जिस भी वीडियो में सारे पेपर सोल्व करूँगा उसमें आपको सारे पेपर दे भी दूंगा। कुछ 2016 वाले पेपर तो मैं यहीं दे रहा हूँ, बाकी लगभग 18 पेपर है टोटल। जैसे आप वाइस प्रिंसिपल का देख लो, टाउन प्लानर का देख लो, आरपीएससी का, आरपीएससी ईएन के जो प्रीलिम्स पेपर हुए थे वो लगभग सारे सेम ही लेवल के, बस थोड़ा थोड़ा डिफरेंस था। तो वो सारे पेपर मिला के लगभग 18 पेपर है। तो मैं जो पेपर सोल्व करूँगा लिंक दे दूँगा आपको। तो अभी के वीडियो को यहीं पे क्लोज करते हैं। थैंक यू सो मच।